Welcome to 8020 series. In this series, we are going to discuss UPSC prelims polity syllabus. 80% of our UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. So this is our episode 26. In this particular episode, we are going to discuss important acts and constitutional amendments. ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक एपिसोड किया है, बट उसके अंदर हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के पीवाईक्यूज देखे हैं। लेकिन आज इस एपिसोड के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से लेके रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और आप कहोगे कि यार पहला क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड क्वेश्चन डाल दिया। अरे इसलिए डाला बिकॉज इसका आंसर हम सीरीज वाइज देख रहे हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे हैं, सेकंड से क्या पूछे हैं, ऐसे ही चलते चलते रिसेंट तक कौन कौन से अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से यही बैठ रहा था, इसीलिए मेरे को ये क्वेश्चन डालना पड़ा। सो इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ओवरकम करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप इसलिए किया गया क्योंकि इसमें काफी कंट्रोवर्सी थी। कुछ को लगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कुछ को लगा कि फर्स्ट है, ठीक है, कुछ 42nd भी कह रहे थे। तो काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा हो रहे थे, बिकॉज मोस्टली जो इनिशियल अमेंडमेंट्स थे उन सब में आपको कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ ये दिखेगा कि टसल दिखेगी पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने के लिए ही था। बट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट देखें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th और ये सब कुछ बैठ सकते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। बट इसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसका फर्स्ट अमेंडमेंट आंसर होना चाहिए। देखो अब मैं इस पे कोई कंट्रोवर्सी या फिर वो डिबेट नहीं करूंगा कि फर्स्ट होगा, 42nd होगा, 44th होगा, ठीक है, कुछ नहीं। मेरा एक ही काम है कि यहाँ पे ये चारों अमेंडमेंट हमें अब पता होने चाहिए, बिकॉज ये यूपीएससी के ऑप्शन में आ चुके हैं, तो हमें ये अमेंडमेंट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, 42nd, 44th एंड 86th अमेंडमेंट, बस मेरा यही कहना है। बिकॉज मुझे इतना पता है, जो मैं आज तुम्हें बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यूपीएससी के एक एक ऑप्शन कैसे फ्यूचर के क्वेश्चन बनते हैं, मैं तुम्हें आज प्रूफ से अमेंडमेंट के क्वेश्चन में दिखाऊंगा। इसीलिए मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट यही है, और मैंने इसी पे मेहनत पूरी की है, और आपको भी कहूंगा कि इसी पे मेहनत आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाई एनेक्टेड टू ओवरकम strict judicial interpretation of fundamental rights. Supreme Court ruling restricted land reforms, reservation policy, and restriction on free speech. So key cases थे रोमेश थापर एंड चंपंग दोराई रंजन केस 1951। प्रोविजन क्या थे, अब प्रोविजन इंपॉर्टेंट हमारे लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एक तो आर्टिकल 19 से रिलेटेड, इसमें कुछ एडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखते हैं ना, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ऐड किया है। जैसे हमने वर्ड कुछ ऐड किए हैं, लाइक पब्लिक ऑर्डर, लाइक इंसाइटमेंट टू दी ऑफेंस, लाइक फ्रेंडली रिलेशन विद दी फॉरेन स्टेट। ये सब जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये एडेड हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यूपीएससी कभी इसी से क्वेश्चन बना सकता है और आपसे पूछेगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इनमें से कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू अमेंडमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बना सकता है। तो आपको तीन वर्ड हमेशा याद रखने हैं, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू दी ऑफेंस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद दी फॉरेन स्टेट। ये ऐड किए हैं हमने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और क्या चेंजेस हुए? आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी रिजर्वेशन। आर्टिकल 31A प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज, एंड आर्टिकल 31B प्लस 9th शेड्यूल लॉ इम्यून फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट चैलेंज। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए फंडामेंटल राइट एपिसोड में, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको की प्रोविजंस याद रखने हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यूपीएससी फिर से यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज दिमाग में रखना। अब अगर मैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं जो हमारे ऑप्शंस में थे, लाइक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें एक तो प्रीएम्बल में चेंज आया जो ऑलरेडी हमें पता है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में चेंजेस आए, आप पॉज करके देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। फिर आर्टिकल 368, इसमें चेंज आया अमेंडमेंट के अंदर, आपको पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस आए, इमरजेंसी प्रोविजंस में चेंज आए। आप इनको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए।
ठीक है, मैंने सभी डाल दिया है एक ही जगह पे, जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाए। फिर आर्टिकल 359 एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, जुडिशरी के अंदर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या चेंजेस आए, डीपीएसपी, ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन, जो भी चेंजेस आए वो सब है, आप पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए कि इंट्रोड्यूस बाय द जनता गवर्नमेंट टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स एंड रिवर्स द ऑथोरिटेरियन चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। प्रोविजन क्या था, नेशनल इमरजेंसी में चेंजेस आए, ये भी ऑलरेडी हमें पता है। फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आए, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी सेफगार्ड आर्टिकल 20 एंड 21, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। उसके अलावा पावर टू प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, लाइक रिकंसिडरेशन की पावर, empowered the president to return the council of minister advice for the reconsideration once however reconsidered advice is binding। election disputes, ठीक है, restored supreme court power to decide dispute regarding the election of president and vice president। judicial review, ठीक है। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में चेंज जो है अमेंडमेंट, उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल्स में लिमिटेड एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year अनलेस अ नेशनल इमरजेंसी इज इन प्लेस एंड इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दैट इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड, तभी हो सकता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे। फिर अगर मैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं, तो यही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखना आप बात, यूपीएससी कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21A न्यू इंट्रोड्यूस किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन 6 to 14, स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन इन मैनर डिटरमाइंड बाय द लॉ। आर्टिकल 45 के अंदर डीपीएसपी को अमेंड किया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। सो हुआ क्या, जब 6 to 14 के यहाँ पे 14 आपके फंडामेंटल राइट हो गया, तो अब डीपीएसपी को क्या किया गया, बिलो 6 कर दिया, ठीक है। ये बात याद रखना, पहले वो भी 14 ईयर्स तक था, लेकिन अब उसको चेंज करके बिलो 6 ईयर कर दिया, बिकॉज वो ऑलरेडी 6 से अबव तो फंडामेंटल राइट बन ही गया है, ठीक है। एंड आर्टिकल, अगर मैं 51A की बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, और ये अप्लाई करता है एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। सो अगर मैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं, तो ये दोनों की एज सेम है, 6 to 14। और अगर डीपीएसपी की बात करूं तो वो बिलो 6 ईयर्स कहेगा। कभी भी यूपीएससी इन एजेस के अंदर गेम खेल सकता है, इसीलिए मैंने एज को यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया, ये एज में कभी घुमा फिरा के गेम खेल सकता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसका वैसे 44th अभी हमने देखा, लेकिन उससे पहले ये अमेंडमेंट आ गया था, और वो अमेंडमेंट हमें बताना है, बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन पहली बार आया था, वो है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और मुझे ये याद भी ऐसे है कि ये RE लिखा हुआ है ना, ये ई को उल्टा कर दो, ठीक है, इस ई को ऐसे कर दो, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, तो ये 9 हो गया, 39 हो गया, ठीक है। इस तरीके से, बहुत वियर्ड है मुझे पता है, आई एम साउंडिंग वेरी वियर्ड, बट कुछ कई बार ऐसे ही बस फन वे में पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाते, तो रिकंसिडरेशन याद रखो, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इससे हमें 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आया हुआ है। 42nd एंड 44th तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 40th को जान लो कि ये क्या होता है, और 39th को जान लेते हैं। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंसर्टेड आर्टिकल 329A, उसमें क्या था, एक्सक्लूड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड लोकसभा स्पीकर फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। देखो वो तो किया ही किया है, ये तो किया है, ठीक है। इसके अलावा बता रहा हूँ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इससे एक्सक्लूड किया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। टू नलीफाई, ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट था, टू नलीफाई द एलिबाई हाई कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी, पीरियड था इमरजेंसी का। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, हेल्ड वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 329 ए को स्टक डाउन, इनऑपरेटिव है आज की डेट में, बट ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये इतना पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। फिर अब जानो 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है। 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है आपके कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इन सबसे रिलेटेड, और इसमें पावर किसकी है, यूनियन की, बस ये याद रखो, यूनियन की पावर है, इसी को यहाँ पे बताया है
vested natural resource of territorial water, continental shelf, exclusive economic zone in the union, empowered parliament to specify limits of territorial water, continental shelf and exclusive economic zone. यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है कि कौन सी अथॉरिटी एम्पावर्ड है टू स्पेसिफाई द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं, तो वो है पार्लियामेंट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी पूछ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री कुछ दे देगा, नहीं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर एडेड 64 सेंट्रल लॉज टू 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू एट दैट टाइम, ठीक है। फिर करंट लीगल पोजीशन क्या है, आईआर कोयलो केस, 9th शेड्यूल लो लॉज पोस्ट 24 अप्रैल 1973 आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 2019 का क्वेश्चन ध्यान से समझना। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब मैंने वहां पे क्यों वो 39th का आपको बताया था, बिकॉज जब अच्छे से 39th को पढ़ोगे तो उसी से आंसर आ जाएगा। अब यूपीएससी ने उसी एक ऑप्शन से फिर क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ लिया। ये 44th नहीं है, ये 39th है। अभी हमने पढ़ा कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जहां पे इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कहा गया। अब देखो कैसे एक ही ऑप्शन को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए जो पीवाईक्यू में आए हैं तो फ्यूचर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 2000 कितने का क्वेश्चन था आप देख लो, 2002 का क्वेश्चन था। अगर ये समझ आ गया तो 2019 का क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे हो सकता है। और आपको मैं आज इसीलिए बताऊंगा इस एपिसोड के अंदर कि मैंने क्यों 2013 से क्वेश्चन नहीं करवाए। हो सकता था मेरे लिए इजी था 2013 से लेके आगे के क्वेश्चन करवाता, मैंने 1995 से ही क्यों चुना, इसके पीछे भी यही कारण है, बिकॉज यूपीएससी में रिवाइवलिज्म हो रहा है। 2024 25 इन सब में ये देखा गया है कि यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न में जा रहा है। पुराना पैटर्न मतलब 2010 से पहले का पैटर्न में जा रहा है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज ताकि आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से पुराने क्वेश्चन को ही मोल्ड करके उन्हीं की रिवर्स इंजीनियरिंग अगर उन ऑप्शंस को की जाए तो फ्यूचर के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रेजेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चूज किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down 99th amendment to the constitution of India as being violative of independence of judiciary. So 99th constitutional amendment act वो एनजेक्स से रिलेटेड है, जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड। ये बात बिल्कुल सही है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर होगा 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। अब एनजेक को थोड़ा सा जान लो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्रिएटेड बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 इंसर्टेड आर्टिकल 124A 124C पर बस क्या है, रिप्लेस कॉलेजिएट सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। कॉम्पोजिशन क्या है ध्यान से समझना, सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। बट आज की डेट में स्टक डाउन किया गया है तो इसको बस दिमाग में रखना है। बट ये कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने और इसकी डिबेट आए दिन न्यूज में रहती है कि वही जो एनजेक जो ये कमीशन थी, कॉलेजियम सिस्टम था, इसी को लाना चाहिए। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी कॉलेजियम सिस्टम जो अभी हम पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू है, ये याद रखना। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद दी, देखो एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। इतनी देर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि भैया क्या हम बिल्स भी देखें? नो, आपको नहीं देखना बिल्स, इसीलिए यहाँ पे बिल क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज ये करंट अफेयर था उस टाइम का, 2002 का। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो शायद कोई और एक्ट होगा, बात समझ आ रही है। बिल्स हमेशा ज्यादा होते हैं, एक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि सारे बिल्स एक्ट नहीं बनते। तो ये बिल पे क्वेश्चन है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन सा था, बात समझ आ रही है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अलग होगा, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अलग होगा। सो ये बिल जो है वो पर्टिकुलरली ये है। मैं इसमें कोई आपसे वो नहीं जानना चाह रहा, मतलब कि आप इसका आंसर बताओ, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये है पर्टिकुलरली आपका ये बिल है 93, बट इसका अमेंडमेंट एक्ट अलग है, ये बात समझिए। ये है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये बात समझिए आप मेरी। 93rd Constitutional Amendment Bill, which became the 86th Amendment Act 2002, inserted Article 21A into the Constitution of India, making right to free and compulsory education for all children in the age of 6 to 14 year fundamental right. ठीक है, नंबर 93rd in the question refers to the bill number, ठीक है, which was later passed by 86th Amendment Act, ये बात समझना।
ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। बस आपको ये याद रखना है कि 86 अब फ्यूचर में वो बिल नहीं पूछेगा, ठीक है, बिल वही पूछेगा कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो और उसमें आपके करंट अफेयर में कोई बिल चल रहा हो तो पूछ सकता है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप बाय द स्टेट वाज मेड फंडामेंटल राइट बाय 76th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तो देखा हमने ये 2002 के क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, 86th अमेंडमेंट एक्ट है। अगर इसको ही ऑप्शन को ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, तो 2002 का क्वेश्चन ये 2006 में हो जाता। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये 76 यहाँ पे अमेंडमेंट गलत दे दिया, तो अमेंडमेंट गलत देता है, ये एक इसकी आदत है, थोड़ा सा समझ के इस पे चलना है, थोड़ा सा चलना है कि अमेंडमेंट गलत देने के चांसेस हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो वन गलत है। जैसे ही वन रॉन्ग है, आंसर अपने आप 2 and 3 ओनली आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन दी रूरल एरियाज। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दो अमेंडमेंट के यहाँ पे स्टेटमेंट थे, दोनों में से कोई एक गलत है और एक सही है, ये बात समझ। ठीक है, सो इस तरीके से पैटर्न को जस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ये 6 to 14 वाला अमेंडमेंट हुआ है, 76 नहीं है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो ऑलरेडी हमने 2002 के पीवाईक्यू से सीखा है। और ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन आगे फ्यूचर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर पुराना क्वेश्चन एक किया जाए तो सेम उसी के बेसिस पे 20-25 साल के बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अभी नेक्स्ट आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे पहले सर्व शिक्षा अभियान को थोड़ा जान लो। It's a flagship government of India program aimed at universalizing elementary education. It includes the provision of computer education even in the rural area to bridge the digital divide. स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, 42nd में कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया फ्रॉम दी स्टेट लिस्ट, ये बात याद रखना। ठीक है, एजुकेशन को अब समझो इस क्वेश्चन को। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एड टू द लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर बाय रेजिंग देयर नंबर 22। इसका मतलब यह है कि 18 थी, फिर ये अमेंडमेंट, जो भी पर्टिकुलर कोई अमेंडमेंट आया उससे 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई और इक्वल टू 22 लैंग्वेजेस आपकी 8th शेड्यूल के अंदर आ गई। ये बात समझ आ रही है? तो वो अमेंडमेंट कौन सा है वो पूछ रहा है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देखो ये रट्टे वाली चीज है, इसमें मैं कुछ तुक्केबाजी कर नहीं सकता, कितना क्लोज है, 90, 91st, 93rd, 92nd, पता हो तो आता है, तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 4 नई लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, तो 92nd होगा। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे जहां तक याद है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 amended the 8th schedule of the Indian Constitution to include 4 languages। कौन सी 4 लैंग्वेज, ध्यान से समझना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपकी कब आई है? ये आपके ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सवाल उठता है कि क्या और भी लैंग्वेजेस जो है वो ऐड हुई होगी, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस होती, उस समय 14 लैंग्वेजेस थी, और आज 22 है, और 18 के बाद 22 कैसे हुई वो तो हमने अमेंडमेंट एक्ट देख लिया, बट इसके अलावा ये 14 से 18 कैसे हुई, इसके अमेंडमेंट भी तो देखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन से, रिवर्स इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी, तो पहले वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। चलो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस, फिर 1967 में 21st अमेंडमेंट से सिंधी आई, सिंधी को ऐड किया गया, तो 15 लैंग्वेजेस हो गई। फिर 1992 के अंदर 71st अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस तो टोटल 22 हो गई। ठीक है, अब देखना इसी नॉलेज के बेसिस पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार आपके ये ऑप्शंस और आपको डिस्कस कर देता हूं कि 90th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, 91st में क्या हुआ और 93rd में क्या हुआ। एक बार पहले ये समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन दिखाता हूं तुम्हें किस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है। सबसे पहले बात करते हैं 90th अमेंडमेंट की। इस एक्ट का अमेंडमेंट है आर्टिकल 332 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइडेड द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
ऑफ असम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्लूडेड इन बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, इट एंश्योर दैट एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ग्रुप रिमेन्ड अनचेंज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बीटीडीडी। तो बस इतना याद रखो कि 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर मैं 91st की बात करूं, 2003 का है, इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, ध्यान से समझना। 91st Constitutional Amendment Act, the purpose focus on limiting the size of Council of Minister and strengthening anti-defection law। ये दो इंपॉर्टेंट थे। तो साइज जो हम पढ़ते हैं, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इट मैंडेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, शैल नॉट एक्सीड 15%। ये कौन सा एक्ट था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड 10th schedule that protected splits where one third party member defected, making such defector liable for the disqualification। ठीक है, any number of disqualified for defection also barred from the being appointed as a minister holding any remunerative political post until they are elected। फिर बाद में ये फिर स्प्लिट वाला भी हटा दिया जाता है और फिर होलसेल मर्जर अप्लाई किया जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 93rd में क्या था, 93rd में ओबीसी एसटी एंड एसटी के लिए एजुकेशनली एडवांस्ड इनको प्रमोट करना है, एजुकेशनली एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये बस याद रखना, दिस रिजर्वेशन पावर एक्सटेंड टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये याद रखना। ठीक है, इसका क्या है, 27% रिजर्वेशन 2006 के अंदर दिया गया, बस इतना याद रखो मोटा मोटा। ये ओबीसी एससी एसटी के लिए प्रमोट एजुकेशनल एडवांसमेंट, बस इतना है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस क्वेश्चन को देखो 2024 के, पूछ क्या रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट, उससे पहले कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पूछा था, ये देखो ध्यान से समझो। पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, बात समझ आ रही है, लैंग्वेज से रिलेटेड। अब वो पूछ क्या रहा है इससे, समझ आ रही है बात। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कोंकणी मणिपुरी या नेपाली। ठीक है, अब समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोंकणी मणिपुरी और नेपाली पता होना चाहिए, मुझे पता है कि 71st से ये तीन चीजें आई है। मान लो मुझे ये नहीं पता, ठीक है, कि 71st से क्या आई है, बट मुझे ये तो पता था कि मैथिली कब आई है। ये बात समझ आ रही है, ये मैथिली पीवाईक्यू से अगर इतना ही किया हुआ है कि मैथिली 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है, तो अगर मैं सिर्फ मैथिली को यहाँ पे एलिमिनेट कर दूं, इसको एलिमिनेट कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ रहा है क्या, यस। 4 को कट करो, बात समझ आ रही है। मतलब यूपीएससी आपको मौका दे रहा है, वो आपको हिंट दे रहा है कि तुम मेरे पीवाईक्यू कर लो, तुम कुछ मत करो, कोई कोचिंग की बातों में मत आओ, कुछ मत आओ, चुपचाप तुम मेरे पीवाईक्यूज ही कर लो, अच्छे से कर लो। मैं यही चाहता हूं, यही यूपीएससी चाह रहा है कि तुम बस पीवाईक्यूज करो, और पीवाईक्यू को 2 से 3 बार कर लो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम मेरी वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं बात, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम देखो, तुम्हारा मन करे तो देख लेना, नुकसान नहीं होगा, बट प्लीज अननेसेसरी मॉक्स के पीछे मत भागो, पीवाईक्यू के ऊपर कमांड करो, पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। देखो बार बार मैं वही चीज को आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे सारे एपिसोड्स में मैंने यही चीज प्रूव करने की कोशिश की है, यही चीज आपको बताने की जरूरत की है कि पीवाईक्यूज इज द गेटवे फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस। ये बात याद रखो, प्रीलिम्स निकालने के लिए, मेंस में जाने के लिए गेटवे है पीवाईक्यूज। अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए तो मेंस का रास्ता खुला है, नहीं तो, क्योंकि वो मास एक्सक्लूजन, मतलब मास उसको एलिमिनेट करना है प्रीलिम्स के अंदर, और लोग नहीं करते पीवाईक्यूज। आपको लगता होगा कि इतनी चर्चाएं हैं पीवाईक्यू की, लेकिन एफर्ट लगा के एपिसोड 26 तक आने में बहुत दम लगता है, हर कोई नहीं आया होगा, 5% 10% लोग ही एपिसोड 26 तक पहुंचे होंगे, और मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं कि जो इतने एपिसोड तक आए और समझे, एक एक चीज को समझा। और मैं तुम्हें ये भी कह रहा हूं कि ये तुम्हारा लास्ट एपिसोड है, ठीक है, इसके बाद कोई मिसलेनियस होगा तो ठीक है, बट ये तुम्हारा लास्ट एपिसोड है फ्रॉम टॉपिक पर्सपेक्टिव। तो तुम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कहो, पार्टी दो, अपने आप को ट्रीट दो, मैं ये कहूंगा तुम्हें। ठीक है, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। अब समझो आगे के क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू। देखो ये बिल पूछा है फिर, ठीक है, तो ये बिल पूछा है, तो बिल कब पूछेगा, जब वो कोई न्यूज में रहा होगा। तो इसके लिए मुझे जहां तक याद है यही है, प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये बिल था। अब तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये कौन सा एक्ट बाद में बना। ठीक है, तो मैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था वो समझो। ठीक है, बिल की तो बात छोड़ दो, ठीक है, ये तो रिजर्वेशन सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन ऑल प्राइवेट एजुकेशन, वो तो बिल था। अब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अनदर 10 years। ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हर 10 साल में होता था, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि बिल पे वो क्वेश्चन कब पूछेगा, जब वो करंट अफेयर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिल होगा तो वो पूछेगा ये बिल कौन सा रिलेटेड है, न्यूज में बहुत रहता है। तो 2 बार बिल पे क्वेश्चन पूछा है, बट आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और ये अदर ऑप्शन है, उनको भी जान लो। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सर्टेन स्टेट, ठीक है, ये आर्टिकल 169, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू 104। वैसे ही ओसीआई से रिलेटेड, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन प्रोवाइडिंग कोटा फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी इन सर्विस अंडर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप समझो। मोटा मोटा ये बिल का क्वेश्चन मुझे बताना था कि बिल पे भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। अब देखो 2024 का ये क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस साल ये अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था, इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट उसने अमेंडमेंट एक्ट नहीं पूछा, बट उसने उसके ऊपर उसके प्रोविजन या जो भी पूछे हैं। द प्रोविजंस विल बिकम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ठीक है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर द 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है, कॉन्ट्रेरी है, दोनों कॉन्ट्रेरी है एक दूसरे के। एक कह रहा है कि 18th लोकसभा से ही आ जाएगा, और एक कह रहा है 15 साल एक्ट बनने के बाद आएगा। बात समझ आ रही है? तो 1 और 2 एक साथ नहीं होंगे, ये बात समझ आ रही है? सो 1 और 2 एक साथ नहीं होंगे, 1 और 2 एक साथ नहीं होंगे। तो 50%, 50-50 पे आ गया। 2 and 3 एंड 1 and 3, मतलब 3 मेरा सही है, मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? सिर्फ मैं इतना ही देख लूं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से, उसी से मेरे को इतना समझ आ गया कि मेरा 3 अपने आप सही हो गया, मुझे अब इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब 1 and 2 में सोचो कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, ठीक है। यहां पे बेसिकली जो आपकी करंट अफेयर की नॉलेज है वो काम आएगी। यहां पे या तो चेंज करने का इसका ये है 18th लोकसभा, या इसके पास चेंज है 15 ईयर्स, ठीक है। कुछ भी चेंज कर सकता है 15 ईयर्स के, या मान लो कि 20 ईयर्स के बाद आए, हो सकता है। और हो सकता है 18th लोकसभा से नहीं, बाद में आए, कभी भी आए, मतलब जो भी एक्स वाई जेड। तो कुछ भी चेंज करने के दोनों के स्कोप बन रहे हैं, ठीक है, दोनों के स्कोप बन रहे हैं। तो इसीलिए ये करंट अफेयर की नॉलेज होगी। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि यही आंसर है, यहाँ पे 50-50 का गेम है कि आपको इतना पता हो कि अगर अगर आपने करंट अफेयर में देखे और आप उस साल की तैयारी कर रहे हो, तो इतना बेसिक आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम पढ़ के जाओगे, और आपको पता होगा कि 15 साल के बाद ये बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और वैसे भी बेसिक आपको ये भी पता है कि ये अभी केम इनटू इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, ये भी बात समझो। और ये करंट अफेयर में यही चर्चा थी कि अभी तो आएगा ही नहीं। तो ठीक है, ये सिर्फ एक वो चल रहा है कि हाँ ठीक है, खुश कर दिया, ठीक है, जैसे बच्चे को कई बार खुश कर देते वैसा खुश कर दिया, बट इसको आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ये रिजर्वेशन जो विमेन के लिए है। सो इट्स नॉट अ प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट, नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हो गया, बिकॉज इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होना बाकी है। तो ये एक चर्चा थी, उसी को अगर यूज कर लेते तो पहला स्टेटमेंट कट कर देते। और दूसरा एक बात और समझो, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ये स्टेटमेंट एग्जामिनर ने बनाया क्यों होगा, तुम समझ रहे हो? क्योंकि ये कभी कोई भी एक्ट में हमने नहीं देखा कि ये पर्टिकुलर एक्ट इस समय अफेक्ट होगा। बात समझ आ रही है? कोई भी हमने इतने अमेंडमेंट के क्वेश्चन देखे, कहीं भी ये चर्चा हुई कि भैया ये इफेक्ट अब आएगा नहीं आएगा, ये बात आई क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत लेट होने वाला था, इसीलिए चर्चा में आया। बात समझ आ रही है? तो ये एग्जामिनर के दिमाग में अपने आप तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ होगी तभी आया होगा। तो आप वो भी एग्जाम, मतलब 2-3 लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और एलिमिनेट करके 2 and 3 तक पहुंच सकते हो। इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, मैं आपको सही कहूं तो, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ एक्ट विल नॉट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, द इम्प्लीमेंटेशन इज ए contingent upon 2 conditions. The first, the publication of first census conducted after the commencement of the act, subsequent completion of delimitation exercise based on that census। तो पहले एक सेंसस होना चाहिए, उसके बाद एक डिमिलिटेशन होना चाहिए, उसके बाद 18th लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड बिफोर दिस कंडीशन were met, so reservation will likely to implemented in future general election, possibly 2029 और लेटर कभी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे प्रोविजन की बात करूं तो यस, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये ऑलरेडी है, यहां से फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि लास्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
हमें पता होने चाहिए टिप्स के ऊपर कि लास्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से थे। तो 106 तो मैं बोल दिया, ठीक है। इसके बाद अगर ये वीडियो आप 2027 28 में देख रहे हो तो आप प्लीज 106 के बाद भी अगर कोई अमेंडमेंट हो तो उनको अपने नोट्स में इसमें ऐड कर लेना, मैं यही कहूंगा। सो 2023 का वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 105 इज रिलेटेड टू दी स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई आपकी SEB सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 104, ठीक है, एक्सटेंडेड ST SC लोकसभा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 104 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हर 10 साल में होता है। 103 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। सो 103 पे क्वेश्चन बन सकता है, 106 पे क्वेश्चन बन सकता है, 105 पे भी नहीं बनेगा, 103 पे बनेगा। ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इंसर्टेड आर्टिकल 338B एंड 342A, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है 102, 101 GST वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 100th, यस, बांग्लादेश वाला पूछ सकता है, और ये पूछा हुआ है ऑलरेडी। 99th नैनजेक से रिलेटेड है। 98 इज रिलेटेड टू दी हैदराबाद कर्नाटक रीजन, ये भी नहीं पूछेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99th, 102, 103 एंड 106 ये पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस वो दिमाग में रखो, बाकी हर चीज दिमाग में नहीं। 106, 103, ठीक है, 102, 101, ठीक है, एंड देन 99 तो ऑलरेडी है, 97, ठीक है। ये सब ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है 142, 47, 44, ये सब तो यूपीएससी के फेवरेट है, ठीक है। अब हम एक्ट्स की बात कर रहे हैं कि यूपीएससी ने एक्ट्स पे क्या क्वेश्चन पूछे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए हैं, अब एक्ट्स पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। So the Judges Inquiry Bill 2006 contemplates establishing a judicial council which will receive complaint against the judge of Supreme Court, including CGI, High Court, Chief Justice of India, ठीक है, एंड मतलब सॉरी, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड जजेस, ठीक है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, इसको समझो, इस वर्ड को, इंक्लूडिंग। जब भी ये वर्ड यूपीएससी डालेगा कि ये चीज कुछ कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, तो वो कुछ एक दो एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं कर सकता, कई बात समझो, इंक्लूड ही तो करना है। जो चीज इंक्लूड नहीं होगी उसको भी इंक्लूड कर सकता है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो जब भी ये वर्ड इंक्लूडिंग आ जाए ना तो थोड़ा सोचना कि इंक्लूड के अंदर एक दो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, सीजीआई नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, इसलिए उसने इंक्लूडिंग में डाल दिया। कि तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट पता है क्या तुम्हें इस एक्ट के बारे में पता है? ये न्यूज में था उस समय, 2007 का क्वेश्चन है, 2006 का ये बिल था। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये एक इंक्लूड करके डाल दिया, बस हमें ये लर्निंग सीखनी है इससे, ये ऐसे खेलता है गेम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वुमेन कैन फाइल अ पिटीशन बिफोर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इजी है और काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है तो गलत होने के चांसेस कम है, तो टू ओनली होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आप समझो इस इंक्लूडिंग वर्ड की फिलोसफी को समझो, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, propose the establishment of national judicial council investigate complaint against the judges of supreme court, high court। however ध्यान से समझना था, बिल स्पेसिफिकली एक्सक्लूड, वो किसी को एक्सक्लूड करेगा तभी तो उसने इंक्लूड किया। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो। स्पेसिफिकली एक्सक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंप्लेंट प्रोसीजर, ये बात समझे, सीजी कुड ओनली बी इन्वेस्टिगेटेड अंडर द रेफरेंस प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय द मोशन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। About National Green Tribunal, the National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with the which of the following provision of the Constitution of India, ठीक है। सो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। द प्रोविजन फॉर द ग्रांट्स ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज वेलफेयर ऑफ ट्राइब, ये ट्राइबल रिलेटेड है, ठीक है। और ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तुम इनडायरेक्टली बाल की खाल निकालोगे तो इसको इसके साथ जोड़ोगे, और ग्राम सभा के साथ भी जोड़ने की कोशिश करोगे एनवायरमेंट, बट स्पेसिफिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड है ट्रिब्यूनल, तो वन ओनली होने के चांसेस ज्यादा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें भावनाओं में बहने वाला क्वेश्चन है, तुम एनवायरमेंट में ट्राइबल्स को भी लिया हो, ग्राम सभा को भी लिया हो, तुम सब लिया हो, तो फिर तुम्हारा हो सकता है ये तुम 1 2 3 भी कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, बट भावनाओं में नहीं बहना। देखो सीधे सीधे समझो, नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट किसके कॉन्सोनेंस में होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ज्यादातर है कि सीधा आर्टिकल 21 एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा,
ठीक है, फर्स्ट सही है, दो गलत है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है, आधार केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये यूज नहीं हो सकता, इस पर तो सारी चर्चा चलती है। इट इज नॉट यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, ये स्टेटमेंट गलत है। Once issued, an Aadhaar card cannot be deactivated or omitted by the issuing authority। भाई साहब, हम पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ओमिट करने की हिम्मत रखते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, वंस इशूड, एक इशूइंग अथॉरिटी उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकती। बिल्कुल, टेररिस्ट निकला तो, कुछ भी हो गया तो, ऐसा कुछ, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल फर्जी बात है। तो नीदर वन नॉर टू इज द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें लॉजिक क्या है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल नहीं होते, आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। याद रखना, द आधार एक्ट 2016 explicitly states the Aadhaar number shall not it by itself confer any right or be a proof of citizenship or domicile। ये बात आपको फ्यूचर में याद रखनी है, आधार न्यूज में रहता है इसीलिए। The unique identification authority of India issuing authority can deactivate or omit Aadhaar number under certain conditions like detection of duplicate entries, fraudulent activity, non uses of 3 consecutive year। अगर 3 साल तक नहीं यूज करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। बट ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। इसमें मैं आपको की प्रिंसिपल बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट। आधार इज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन से मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आधार इज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑटोमेटिक वोटर एलिजिबिलिटी, ये वर्ड याद रखना। आधार कैन बी स्टिल यूज्ड एज वन ऑफ द सेवरल एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन इलेक्टोरल रोल रिवीजन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक्सरसाइज। इसी के कारण न्यूज में था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। द इलेक्शन कमीशन रिटेन्स अथॉरिटी टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी एंड सिटीजनशिप बियॉन्ड आधार, वो देख सकता है। ठीक है, बट ये सिटीजनशिप एंड योर डोमिसाइल का कोई भी प्रूफ नहीं है, याद रखना। एक और क्वेश्चन आधार के ऊपर, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months, यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। दिखने में एक्सट्रीम लग रहा है, बट हो भी सकता है, बिकॉज आधार काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि ना जाए, ठीक है, इसको अपने पास ही रखे, तो होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं पर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, आधार इज मैंडेटरी फॉर द गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, ज्यादा चांसेस है एक सही एक गलत होगा। ज्यादा सही ज्यादा गलत कौन सा लग रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, ज्यादा सही होने के चांसेस फोर्थ स्टेटमेंट के होंगे, बिकॉज आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बड़ी बात कह दी, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थे और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर दी, मतलब पूरा हथियार ब्रह्मस्त्री निकाल के रख दिया। तो फोर्थ स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस ज्यादा है, तो फोर्थ है, तो अगर ए और बी में आंसर होगा। अब 1 और 2 में देखो ज्यादा गलत होने के चांसेस किसके हैं, ये 3 month के गलत होने के चांसेस ज्यादा है। कैन नॉट बी स्टोर, 3 month नहीं होगा, कुछ और होगा। बात समझ आ रही है? और ये हम फिर भी सही मान सकते हैं कि यार हो सकता है, काफी कॉन्फिडेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट है आधार डेटा। सो आंसर कुड बी 2 and 4, सो बी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें आप गलत भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप इस तरीके से थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना है हमें, फ्यूचर में भी इस बात को याद रखना है। जब भी अगर मान लो चारों स्टेटमेंट लगे कि यार नहीं आता, तो क्या सोचना है, ज्यादा सही ज्यादा गलत होने के चांसेस क्या है, वो रिलेटिव सेंस में सोचोगे ना, तो क्वेश्चन के आंसर के करीब पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मैं यही कहूंगा। कई बार देखो, हमेशा 100% आपको आंसर सही मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हमें 100% आंसर चाहिए नहीं, हमें 200 में से 200 लाने ही नहीं है। ये बात जिसको जिसको ये लेके आने हैं ना, वो पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये मान के चल रहा है कि लाइफ इज ग्रे, जो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं विश्वास रखता, उन लोगों के लिए ये ट्रिक्स और लॉजिक काम करेगा। जो लोग एकदम फिक्स कर ले कि भैया मेरे को तो ये दो सिमिलर स्टेटमेंट हमेशा ही एक गलत होना चाहिए एक सही होना चाहिए, नहीं होगा भाई, पहले ही कह रहा हूँ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ में होगा। ज्यादातर किस में क्या हो रहा है वो देखना है तुम्हें, ज्यादातर यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है, बस इसको याद रखो मेरी बात को। ठीक है, लैंडमार्क जज judgment, Supreme Court India struck down the part of Section 57 of Aadhaar Act which allowed the private corporation to use Aadhaar for the authentication. The court held that allowing private entities to access such data without legal backing was unconstitutional and violated the right to privacy. Fourth statement, Supreme Court upheld the validity of Section 7 of Aadhaar Act. This section empowers central and state government to make Aadhaar authentication mandatory for individual to receive subsidies, benefit and service that are funded specifically out of the Consolidated Fund of India. ठीक है, अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स
2006, who shall be the authority to initiate the process of determining the nature of extent of individual and community rights or both. ठीक है, इजी है. स्टेट फॉरेस्ट, द कलेक्टर, तहसीलदार, ग्राम सभा. ग्राम सभा जिंदाबाद. ठीक है, ग्राम सभा जिंदाबाद. इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पता है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. ठीक है, ग्राम सभा ही है. ठीक है, से रिलेटेड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लोकल जुरिडिक्शन, रिसीव, कंसिडर, वेरीफाई क्लेम्स, पर मैप्स डिलिनेटिंग द एरिया ऑफ the recommended claim, and pass a resolution on the claim and forward it to the sub divisional level committee for the further processing. ठीक है, in the context of term denotified tribe refers to, देखो वर्ड है denotified, मतलब जो पहले notified थी. ये बात समझ आ रही है? पहले वो कोई चीज नोटिफाइड होगी. ठीक है, पहले कोई चीज नोटिफाइड होगी, अब उसको डीनोटिफाइड हो गया, मतलब उसको नोटिफिकेशन से हटा दिया, तो मतलब कुछ चेंज हुआ है, मतलब पहले था और अब नहीं है. इस टाइप का कोई लैंग्वेज का स्टेटमेंट होगा तो वो हमारे लिए सही होगा. ट्राइब्स विच आर एबोरिजिनल्स, नोमैडिक ट्राइब्स, ट्राइब प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, ट्राइब्स विच वर अर्लियर, ये देखो अर्लियर क्लासिफाइड एज अ क्रिमिनल ट्राइब. जैसे अर्लियर वर्ड आया इससे समझो कि पहले उसको अर्लियर ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, बट उनको डीनोटिफाई कर दिया, मतलब अब उनको क्रिमिनल नहीं कहा गया. तो वर्ड और लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा वर्ड को टर्म को ब्रेक करो. डीनोटिफाइड मतलब जो पहले नोटिफाइड थी, वो नोटिफिकेशन था, उसको कुछ ना कुछ बोलते थे, अब वो डीनोटिफाइड हो गई. तो मतलब यहाँ पे ये लैंग्वेज से ही पकड़ में आ रहा है कि अर्लियर पहले वो था, अब ये है, तो डीनोटिफाइड सीधे सीधा पकड़ लोगे. ठीक है, बॉन्ड क्रिमिनल्स इनको कहा जाता था, ये सब कॉलोनियल है. अब डीनोटिफाइड कर रही है काफी गवर्नमेंट, काफी ट्राइब्स को डीनोटिफाइड ट्राइब्स कर रही है. अब इसको समझो. एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest area. मतलब यहाँ एक्ट में गड़बड़ हो सकती है, देखते हैं. As per the scheduled tribe and other traditional forest dwellers, ठीक है, Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Yes, bamboo minor forest produce है. Scheduled tribe मतलब ये एरिया, ठीक है, 2006 allow ownership of minor forest produce to the forest dwellers. इनको ओनरशिप देंगे, बिल्कुल देते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं. तो अब देखो दो जगह पे एक ही एक्ट की बात की गई है और एक जगह पे एक अलग एक्ट की बात की गई है. हो सकता है कि ये एक्ट की बातें इन दोनों में हो जाएगी. बात समझ आ रही है? यही एक्ट की बातें इन दोनों में हो रही होगी, या इन दोनों के एक्ट की बात इस एक्ट में हो रही होगी. बात समझ आ रही है मेरी? ये बात मैंने जो बोली है, अगर इस एक्ट की बात इन दोनों में होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. अगर ये दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर वन ओनली होना चाहिए. वन ओनली ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब यहां पे जो एक्ट की बात हो रही है, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट की, हो सकता है उसी एक्ट की बात फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हो रही हो. बात समझ आ रही है? दोनों आप एंगल सोचो. यहां पे कोई पर्टिकुलर एक्ट 2006 की बात की जा रही है, यहां पे भी 2006 की बात हो रही है, यहां पे 1927 की बात हो रही है. या तो ये 1927 की बात हो रही होगी यहाँ पे, या यहाँ पे 1927 की बात हो रही होगी, बट यहाँ पे 2006 की बात हो रही होगी. बात समझ आ रही है? दोनों में से कोई भी एक ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठेगा. समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये गड़बड़ है. तो आंसर होगा 2 and 3. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके से सोचना है, दिमाग लगाना है. ठीक है, नहीं आता तो छोड़ो, करना है थोड़ा दम लगाना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो. एग्जाम प्रेशर के अंदर ये क्वेश्चन करना इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ. विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, बताओ भाई. वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग इज 600 mm मल्टीप्लाई बाय 400 mm. ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ हाइट एंड विड्थ शैल बी 3:2. अगर इसको देखें तो 3:2 सही लग रहा है. ठीक है, 600 को 400 से ऐसे करेंगे तो 3:2 लग रहा है. ठीक है, 3:2 लग तो रहा है कि हाँ भाई दोनों बातें तो सही सी लग रही है, तो ऑप्शन ए कर देंगे. लेकिन अब एग्जैक्टली ये नहीं दिया हुआ, ये ऐसा एमएम है ही नहीं. ठीक है, तो अब ये किसी ने फ्लैग कोड पढ़ा हुआ है तो उसको पता है, सीधी सी बात है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये बात याद रखना. ठीक है, इसको करने का कोई तरीका नहीं था. एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है, सीधे सीधा दिमाग लगाओगे तो. ठीक है, ये कुछ ही दिए हुए हैं फ्लैग कोड में, अब उसमें वो है ही नहीं, तो अब उसका क्या करें. पता होगा तो पता है, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा. किसी ने फ्लैग कोड पढ़ा है तो वो कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारे नहीं, पूरी दुनिया के गलत होंगे मोस्टली. 90% तुम्हारे कॉम्पिटिटर के गलत होंगे, 10% की मैं बात नहीं कर रहा, 90% के गलत ही होंगे. तो वो कोई तुम्हारी कट ऑफ को डिटरमाइन करने वाले ये क्वेश्चन नहीं होंगे.
प्लीज। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये 2023, ये वैसे तो लीव करने का क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को दिमाग लगाना है तो लगाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तरफ एक्शन दिया हुआ है और एक तरफ एक्ट पूछा है। अनऑथोराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म अगर आप करते हो तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज इन देयर ड्यूटीज, ये इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। फिर सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन बी एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर, ये आर्म्स एक्ट के अंदर आता है। तो मुझे ये गन फायर और आर्म्स, ये तो चलो फिर भी सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है, तो लग रहा है कि ये तो शायद सही होगा। बट मुझे ना ये मिसलीडिंग एंड इंटरफेयरिंग विद पुलिस ऑफिसर मिलिट्री, ठीक है, ये एविडेंस के साथ कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा, मुझे मतलब लग नहीं रहा। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, तो ये मुझे लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा, मैं सही बता रहा हूँ। तो पर्सनल फीलिंग ये है, ठीक है, तो ये 100% सही होने के चांसेस है। ठीक है, इन दोनों में मुझे कोई पता नहीं है कि भैया ये भी सही हो सकता है वो भी सकता है, बट मुझे डाउट है कि ये गलत हो, और ये हो सकता है ये भी गलत हो, तो या तो आंसर होगा ओनली वन। और अगर अब नहीं आता मुझे वन, एक पे तो कॉन्फिडेंस है कि भैया एक तो सही है, अब मैं ये तुक्का लगा सकता हूं, अगर तुक्का लगाना है तो कि दो में से कोई एक तो सही होगा। अगर मैं ये करता हूं तो मेरा ओनली टू होगा, और जो कि आंसर सही भी है कि दोनों में से कोई एक सही होगा एक गलत होगा। प्रोबेबिलिटी तो 50-50 की होती है ना। ठीक है, जब मुझे इतना श्योरिटी होगी कि भैया यहाँ पे एक सही है, तो दोनों में से चांसेस 50-50 के ज्यादा है, एक सही और एक गलत हो, तो ओनली टू लगा सकते हो इस एंगल से, नहीं तो ये क्वेश्चन लीव करने वाला है। मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, इसमें क्या है आंसर, ये करेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्टली है और ये करेक्टली है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब जो हमें लग रहा था कि इनकरेक्ट है, तो यस ये इनकरेक्ट है, और फर्स्ट वाला करेक्ट मैच्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, करो तो इस तरीके से दिमाग लगा के कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है 2023 का। होमगार्ड आर रेज्ड अंडर दी होमगार्ड एक्ट रूल्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे चेंज करने के बहुत इजीली उसके है, होमगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में ना आते हो, स्टेट में आते हो। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके साथ काम करे एज ए ऑक्सिलरी फोर्स, बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट सही सा लग रहा है। To prevent infiltration on the international border coastal area, the border wing homeguard battalion have been raised in some states। अगर यहाँ पे all states होता तो मुझे गलत लगता, बट some states लिखा है, ये वर्ड ही इतना सही सा लग रहा है, तो अपने आप ही कह रहा है कि मैं सही हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट है ना, पढ़ते ही लगता है कि मैं सही हूँ, तो वो वाले स्टेटमेंट है ये। तो दो सही है, ये गलत होने के चांसेस है, तो ओनली टू करने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ये फीलिंग इंट्यूशन से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, और ये किसके अंडर है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। और कुछ ऐसे बटालियन कहाँ का है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मेघालय, इन सब जगह पे है। ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है, एक्सिलरी फोर्स टू पुलिस टू मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये था हमारा पूरा एपिसोड 26, और ये था आपका लास्ट एपिसोड। ठीक है, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होंगे मुझे मिलेंगे तो मिसलेनियस होंगे, नहीं तो अभी तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं टॉपिक वाइज। अब अगर मान लो ये 2027, 28, 29 या कोई फर्दर फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके साथ ऐड हो जाएगी 2026, 27 में जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटी के, वो आपके एपिसोड अपने आप ऐड हो जाएंगे। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है फॉर, जब तक यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज ना करे पॉलिटी का, तब तक ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आप दबा के इसको शेयर कर सकते हो, अपना ओपिनियन बता सकते हो। प्लीज मैं ये कहूंगा जिन लोगों ने पूरी पूरी 26 एपिसोड देखे हैं, वो अपना इस वीडियो के नीचे तो एटलीस्ट कमेंट करना। ठीक है, अगर आप में थोड़ा सा भी अगर ऐसा हो, आपको फायदा हुआ हो, तो प्लीज एक अपना जो भी ओपिनियन हो वो आप कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटी तो यही हो गया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।